भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद सू हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्ज्वल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मगध की प्राचीन राजधानी वैनपर्व के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलिपुत गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय ये राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक आचार्य मेखलिपुत गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय ये राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था, जहां महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। सूत्रकृतांत के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारपुत की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिन्नाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। 4वीं सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए थे। उन्होंने सारपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवानचांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युवानवांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का ये नाम इसीलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, न अलदा। सच तो ये है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है, न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युवानचांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे।
भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। इत्सी के समय में ये संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप, सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5 नव गांवों की आय प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, चातुर्दश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। ये तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है, जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं। नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा का अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या, तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी वृद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चिकी विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सकें, तथा शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन को आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग घ और दर्शन का अध्ययन करते थे। आचार्य शीलभद्र यंत्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पह धर्म इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य वानवान के समकालीन थे। जिस समय युवान्यांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवानांग नालंदा सेवा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे वहां रह जा के लिए अनुरोध किया। युवांचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, ये देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकता असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि इसके प्रति प्रेम न हो सकता असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपन भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है, उस दूसरों के हितार्थ बतार्क और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपक प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्व जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशा का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्वांगछन गंपो 630 ईशून्य ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने वाली अपने यहाँ के विद्वान बोमिसम्बोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरण में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की।
इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा व कुलपति आचार्य शांतिरक्षित द्वितीय सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्रवेह के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीख कर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश का एक साहित्य प्रदान किया और फिर यहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांतिरक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईशून्य में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव 749 ईशून्य और दीपशंकर श्री ज्ञानतीश 980 ईशून्य के नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपन प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुविहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा को सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित साधना का फल था जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें।